maximum quantity of goods that can be efficiently produced by an economy using its scarce resources and available technology is called the supply curve, the demand curve, production possibility frontier, the supply demand equilibrium. सप्लाई और डिमांड और सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है। सो ये तो यहाँ पे वैसे ही एलिमिनेट हो गए। और दूसरी बात यहाँ पे है कि हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी एज अ होल की, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी। सो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें ये शो करती है कि जो एक इकोनॉमी है वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर रही है या नहीं कर रही। सो द करेक्ट आंसर इज सी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आइए हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लेट्स सपोज कि एक इकोनॉमी बस पिज़्ज़ा और शुगर प्रोड्यूस कर रही है। अगर वो सारे रिसोर्सेज शुगर के लिए यूज़ कर लेगी तो पिज़्ज़ा ज़ीरो प्रोड्यूस कर पाएगी, और अगर सारे रिसोर्सेज पिज़्ज़ा के लिए यूज़ कर लेगी तो शुगर ज़ीरो प्रोड्यूस कर पाएगी। पीपीएफ हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स बताता है जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। पॉइंट बी, ए और सी एफिशिएंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि पीपीएफ के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे हमें ये शो करते हैं कि इकोनॉमी ने अपने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। पॉइंट डी और ई अटेनेबल तो हैं लेकिन इनएफिशिएंट हैं, क्योंकि ये पीपीएफ से बिलो हैं, और पीपीएफ से बिलो जो भी प्रोडक्शन होती है वो ये शो करती है कि अभी इकोनॉमी ने अपने फुली रिसोर्सेज यूज नहीं किए, इसलिए ये इनएफिशिएंट प्रोडक्शन होती है। और पॉइंट एफ जो कि पीपीएफ से अबव है वो ये शो कर रहा है कि ये डिज़ायरेबल तो है लेकिन अनअटेनेबल है, क्योंकि इकोनॉमी के पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतनी प्रोडक्शन कर सके। सो आपको यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि जो भी पॉइंट पीपीएफ के ऊपर होंगे वो ये शो करेंगे कि ये एफिशिएंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी ने अपने सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज किए होते हैं। और जो भी पॉइंट पीपीएफ से बिलो होते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी ने अपने पूरे रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं किए होते। और जो भी पॉइंट पीपीएफ से अबव होते हैं वो डिज़ायरेबल तो होते हैं लेकिन अभी इतने रिसोर्सेज नहीं होते, जिस वजह से वो अभी अनअटेनेबल होते हैं। और पीपीएफ की शेप कनकेव टू रीजन होती है जो कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करती है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ शुगर प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी कोई कर्व कनकेव टू रीजन हो तो उसकी इंक्रीजिंग स्लोप होती है, और जब भी किसी कर्व की शेप कन्वेक्स टू रीजन होती है तो उसकी स्लोप डिक्रीजिंग होती है। अगर हम पीपीएफ की देखें तो इसकी शेप कनकेव टू रीजन है, इसीलिए ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करती है। अगर हम पॉइंट बी पे आए तो यहाँ पे इकोनॉमी ज़्यादा पिज़्ज़ा प्रोड्यूस कर रही है और शुगर की प्रोडक्शन कम है। अगर इकोनॉमी बी से ए की तरफ मूव करती है तो उसको पिज़्ज़ा की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, तो शुगर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अगर ए से सी की तरफ मूव करती है तो और पिज़्ज़ा की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, तो शुगर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग में जब शुगर की प्रोडक्शन इंक्रीज की तो पिज़्ज़ा हमें कम सेक्रीफाइस करना पड़ा, लेकिन बाद में पिज़्ज़ा हमें ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो उसकी निस्बत हमें शुगर पहले से कम मिल रहा है। सो इसीलिए इसकी स्लोप जो है वो पहले से इंक्रीज हो रही है। सो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि पीपीएफ जो है वो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करता है, क्योंकि स्टार्ट में पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा लेकिन बाद में ज़्यादा पिज़्ज़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा है एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ शुगर के लिए।